ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग। द थिंग इज कि इससे पहले जो चैप्टर हमने कवर किया था हम लोगों ने एक्सकावेशन कवर किया था, राइट? पहला चैप्टर जो हमने कवर किया था दैट वाज एक्सकावेशन। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। क्लास का वीडियो नहीं था वो, ऐसे वीडियो हमने बनाया हुआ था। तो जो सेकंड चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है, जो शुरू का 2 पेजेस हम लोगों ने कवर किया है, उसमें इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन साइट है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो क्लासरूम में आपको प्रिपरेशन कराई जाती है कि साइट आपको अनफेमिलियर नहीं लगे। एक समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको क्लासरूम में सिर्फ बुक की चीजें ही बताई जाए और प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताई जाए, एंड व्हेन यू गो टू द वर्क साइट तो काफी चीजें जो होती है वहां पर नया नया लगता है। ओके, तो बुक आप लोगों के पास है, पेज नंबर आई थिंक कौन सा पेज नंबर निकालिएगा आप लोग? पेज नंबर इट वाज पेज नंबर 5, मैकेनिकल वर्क्स, है ना? वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड हैजर्ड्स इन्वॉल्व्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। चूंकि देखिएगा, कंस्ट्रक्शन साइट की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन साइट, तो बहुत सारे हैजर्ड ऐसे होते हैं जो वर्क एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। मतलब कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट हैजर्ड्स, अगर हम हैजर्ड्स की बात करें तो देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कुछ चीज आपको पहले समझनी है, क्या है कि हैजर्ड पैदा कैसे होता है। हैजर्ड जो है वो पैदा कैसे होता है ना? तो अगर हम गौर से देखेंगे, इफ वी लुक क्लोजली, तो 3 फैक्टर हमको दिखाई देंगे। हमने कन्फाइंड स्पेस में ये बात डिस्कस किया हुआ था। ओके, कुछ हैजर्ड्स जो होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, मतलब वो मौजूद हैं, है ना? दे आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा क्या है वहां पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, है ना? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है जो कि एक हैजर्ड भी है, क्योंकि उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो एक तो एलिमेंटल फॉर्म में हैजर्ड्स होते हैं, मतलब उनका अस्तित्व है, वो आपकी वजह से पैदा नहीं हो रहे, दे आर देयर, वो है वहां पर, है ना, इन नेचर। तो वो हो गया एलिमेंटल फॉर्म में, एक वो हैजर्ड्स हो गए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हैजर्ड्स में। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, है ना? बैड वेदर, बैड वेदर आप पैदा तो नहीं करते हैं ना, एडवर्स वेदर कंडीशन, जहां पे आपको मना किया रहता है कि वर्क साइट पे, इफ यू आर वर्किंग एट द प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मौसम खराब हो जाता है, इफ इट इज एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तूफान टाइप का मौसम हो गया, तो वहां पे वर्क एट हाइट की एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना होता है ना? जो भी क्रेन से लिफ्टिंग का काम होता है वो सब स्टॉप कर देना होता है, और कोशिश करना चाहिए ओपन एरियाज में काम न करें, है ना? तो कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? देयर आर सम हैजर्ड्स, कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं? वर्क इक्विपमेंट, मतलब हम लोग जो वर्क इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, पावर टूल्स, मैकेनिकल डिवाइसेस, जो भी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, मशीन्स, प्लांट यूज हम जो कर रहे हैं, उसकी वजह से हैजर्ड्स पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं हैजर्ड। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैक हैमर, आप लोगों ने जैक हैमर देखा होगा। अभी तो जैक हैमर आप साइट पे जाएंगे तो देखिएगा, नॉर्मली आपने देखा होगा नल जल योजना के तहत पाइपिंग बिछाया जा रहा था, है ना? तो जो पतली पतली गली थी जहां पे एक्सकावेटर नहीं जा पा रहा था, वहां पे एक मशीन है जिसको हिल्टी मशीन लोग कहते हैं वर्क साइट पे, हिल्टी मशीन, लेकिन उसका एक्चुअल नेम जैक हैमर होता है। उसे तोड़ते हैं, राइट? अब ये जो काम आप कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, और जो मशीन आप यूज कर रहे हैं, उससे 2 हैजर्ड्स आपका क्रिएट हो रहा है, 3 हैजर्ड क्रिएट हो रहा है देखा जाए तो। एक तो आपका लाउड नॉइज जनरेट हो रहा है, लाउड नॉइज इज एमिटिंग फ्रॉम दैट, एक तो वो आपका हैजर्ड हो गया। दूसरा वाइब्रेशन, आप वाइब्रेशन से एक्सपोज हो रहे हैं, राइट? और तीसरा आपका क्या रहा? पोर एर्गोनॉमिक, आप झुक के काम कर रहे हैं ना, विच इज पोर एर्गोनॉमिक, जो आपका पोर एर्गोनॉमिक हो जा रहा है। तो ये जो हैजर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? द वर्क इक्विपमेंट दैट यू आर यूजिंग, जो आप वर्क इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये हैजर्ड क्रिएट हो रहे हैं। कभी कभी कुछ सब्सटेंस होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट वी यूज, जिनको हम लोग रखते हैं किसकी कैटेगरी में? हैजर्डस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमको क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? मतलब द सब्सटेंसेस विच कैन कॉज इल हेल्थ इफेक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो हमको क्या कर सकते हैं हमारे ऊपर? इल हेल्थ इफेक्ट पैदा। रिकॉर्डिंग सही हो रहा है ना? ओके, सो ऐसा सब्सटेंस जिससे इल हेल्थ इफेक्ट पैदा हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैजर्डस सब्सटेंस। तो कुछ हैजर्ड्स इसकी वजह से पैदा होते हैं, एंड देन देयर आर सम हैजर्ड्स, कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जो वर्क एक्टिविटीज की वजह से। यस, वर्क एक्टिविटीज की वजह से कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जो किसकी वजह से पैदा होते हैं? वर्क एक्टिविटीज की वजह, जो आप काम कर रहे हैं ना, उस काम से हैजर्ड पैदा हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यू आर लिफ्टिंग विथ क्रेन, आप क्रेन से लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, राइट? तो जो आप लिफ्ट कर रहे हैं, जो सस्पेंडेड लोड है, उसकी वजह से क्रेन ओवरटर्न कर सकता है, ओवरवेट अगर होता है आपका। तो एडवर्स वेदर कंडीशन में आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका टॉपलिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो हैजर्ड पैदा हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? आपके काम करने की वजह से हो रहे हैं। काम नहीं करेंगे तो हैजर्ड होगा वहां पर। हाँ, ये फॉर्म हो सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्यों पैदा होते हैं? जो हम लोग वर्क एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, द वर्क एक्टिविटीज विच आर कैरीड आउट एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स और वर्क प्लेसेस, उसकी वजह से हैजर्ड पैदा होते हैं। तो ये हम लोग पूरे कोर्स में, जो आपका 1 ईयर कोर्स है पूरा, उस कोर्स में तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। लाइक हम लोग नई नई एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हर एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, भाई ये एक्टिविटीज है, इनमें इस तरह के हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं, इस तरह के कंट्रोल में चल लेते होते हैं, है ना? कुछ हैजर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एनवायरमेंट की वजह से पैदा होते हैं। एनवायरमेंट अगर आपका कंपैटिबल, जैसे कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के हैजर्ड्स पैदा होते हैं। लाइक इम्प्रॉपर एक्सेस एग्रेस की वजह से फॉल होने का खतरा होना, पॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से सफोकेशन का खतरा होना, है ना? तो कुछ ऐसे भी हैजर्ड्स होते हैं जो वर्क इन्वायरमेंट की वजह से भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते रहे। जैसे इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने कन्फाइंड स्पेस डिस्कस किया था, तो कन्फाइंड स्पेस में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या हैजर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कंट्रोल मेजर हमको लेने होते हैं। बिफोर दैट वी रेड अबाउट एक्सकावेशन, उससे पहले एक्सकावेशन के बारे में पढ़ा हमने। तो वो स्पेसिफिक हैजर्ड्स होते हैं जो एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, वर्क इक्विपमेंट की वजह से होते हैं, वो हम लोग आगे के क्लासेस में कवर करेंगे। अभी आज हमारा जो क्लास है इसमें हम लोग कॉमन हैजर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैंने क्यों बताया, शुरू में क्यों बताई ये बात हमने? कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो यहाँ पे 11 हैजर्ड लिखा है और 11 ही हैजर्ड थोड़ी होता है आपको किसी भी साइट पे। हैजर्ड्स तो सैकड़ों की तादाद में होते हैं, तो वो आपने क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि दीज आर स्पेसिफिक हैजर्ड्स, जो आप तब पढ़ेंगे जब आपको पर्टिकुलर उस वर्क इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा। जैसे आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिफ्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, मोबाइल क्रेन से लिफ्टिंग कैसे किया जाता है ना? उससे क्या हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो वी शैल स्टडी अबाउट देम इन अपकमिंग क्लासेस। अपकमिंग क्लासेस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो कॉमन हैजर्ड्स की बात करें हम, तो आप अपने बुक में देखिएगा पेज नंबर 5-6 में मेंशन है कॉमन हैजर्ड्स के बारे में, वही सारे हैजर्ड्स जो मैंने यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट? मिला आपको? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना कॉमन हैजर्ड्स? ले लीजिए, देखिए कुछ दे रहे हैं, न्यूज़पेपर है, ले लीजिए, है ना? एक्सपेक्टेड हैजर्ड्स, हाँ, तो उसी की बात हम कर रहे हैं, है ना? ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहला दिया मैनुअल हैंडलिंग। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो मैनुअल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, मैनुअल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी, लेकिन इसको एक हैजर्डस एक्टिविटी क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमको क्या होता है, नए तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। लाइक मैनुअल हैंडलिंग करने की वजह से क्या हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, राइट? रीढ़ की हड्डी में दर्द आपको हो सकता है, लोअर बैक पेन जिसको कहा जाता है। अगर आप लिफ्टिंग कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी उससे ज्यादा लोड अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है आपको, मसल एंड लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है आपका, टेंडन फ्रैक्चर आपका हो सकता है ना? हर्नियाज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप इनकरेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो जो हैजर्ड है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर आपके साइट पर मैनुअल हैंडलिंग चल रहा है, अगर आपके, ऑब्वियसली बात है सारे साइट पर मैनुअल हैंडलिंग होता है, तो वर्कर्स के लिए क्या करेंगे वहां पे आप? मैनुअल हैंडलिंग के लिए सबसे पहली बात कोशिश कीजिए कि उसको मैकेनाइज कीजिए आप। मैकेनाइज करने का मतलब होता है कि जिस सामान को आप मैनुअल हैंडलिंग के बगैर उठा सकते हैं और उठा के शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, आप वो कोशिश कीजिए। जैसे मोबाइल क्रेन्स का यूज कर सकते हैं, टेली हैंडलर का यूज कर सकते हैं, आप फोकलिफ्ट का यूज कर सकते हैं, है ना? ये जो इक्विपमेंट का नाम हम आपको बता रहे हैं, आपको ये सारा एक बार क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी इसका एक बार गूगल पे नाम सर्च करके फोटो जरूर देख लीजिएगा। फोकलिफ्ट, टेली हैंडलर, है ना, आपको बूम लोडर, मोबाइल क्रेन्स, ताकि जब आप साइट पे जाइए तो ये नया नहीं लगे, आपको लगे कि हाँ भाई हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। नाम आप जानना चाह रहे हो, हमने बताया, वीडियो ऑलरेडी अपलोड होगा यूट्यूब पे, वो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारा नाम सामने आ जाएगा, ठीक है? सो हम पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है वो समझिए। आपने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा, राइट? फैक्ट्रीज में जहां पे असेंबली का काम होता है, मान लीजिए एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग काउंटर्स होते हैं। लाइक एक जगह पे 2-3 बंदे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग का काम कर रहे हैं, है ना? मतलब 2-3 पार्ट असेंबल किया, असेंबल करके वो पार्ट आगे बढ़ा देना है। अब आगे का बंदा जो वो टैगिंग का काम कर रहा है, उस पर टैग लगा रहा है, वो प्राइस टैग लगा रहा हो या मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन का टैग लगा रहा हो, तो अब सोचिए कि उस सामान को पहुंचाने के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। वहां पे अगर आपने कन्वेयर बेल्ट सेट कर दिया,
है ना, आपने उसको ऑटोमेशन प्रोसेस का यूज कर दिया और मैकेनाइज कर दिया प्रोसेस को, तो अब उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली उठाएगा, कन्वेयर बेल्ट पे रखेगा सामान और वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो आप ये मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर ये करना पॉसिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने एक बार क्लास में डिस्कस किया था कि जब कभी आप कंट्रोल मेजर रिकमेंड कीजिएगा, आपको कोशिश करनी होती है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को फॉलो करने की। पीपीई से मत जाइए, ये नहीं कि सर उसको हम हैंड ग्लव्स दे देंगे। पीपीई इज द लास्ट ऑप्शन, इज शुड बी कंसिडर्ड एट लास्ट। पहले हम ऊपर से आएंगे, तो पहले तो हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो मैनुअल हैंडलिंग डिवाइस आता है ना, मैनुअल हैंडलिंग डिवाइस। मैनुअल हैंडलिंग एड्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपको व्हील बैरो आता है। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स जो होते हैं, एक छोटा सा बास्केट की तरह टोकरी होती है, नीचे एक व्हील लगा होता है और 2 हैंडल लगा होता है, राइट, उसके लिए वो कैरी करते हैं सामान रखे, राइट, दैट्स कॉल्ड व्हील बैरो। उसको क्या कहते हैं लोग, व्हील बैरो कहते हैं, है ना। हाइड्रोलिक ट्रॉलीज आती हैं, हाइड्रोलिक ट्रॉलीज, पैलेट ट्रक्स आते हैं, हाइड्रोलिक ट्रक्स या पैलेट ट्रक्स जो मैनुअली ऑपरेट होते हैं, है ना, आप उसका यूज कर सकते हैं, वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या करने के लिए, मैनुअल हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है। वो भी अगर नहीं पॉसिबल हो या उसके बाद फर्दर आप करना चाहते हैं, तब क्या करें आप, मैनुअल हैंडलिंग की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे वर्कर्स के लिए कि करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक क्या होती है। लाइक जब कभी आप सामान को उठा रहे हैं तो सामान को झटके से नहीं उठाना है आपको, है ना। सबसे पहले तो आपका दोनों पैर थोड़ा सा दूर होना चाहिए, और आपको जब बैठना है सामान उठाने के लिए तो आपको घुटने के बल बैठना है, मतलब आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। अगर आप बैठ रहे हैं तो पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, आपका घुटना मुड़ना चाहिए। उसके बाद सामान को लेके आप घुटने के बल उठेंगे, आप पीठ को टेढ़ा नहीं करेंगे आप। तो जो करेक्ट मैनुअल हैंडलिंग की टेक्निक होती है उसकी ट्रेनिंग वर्कर्स को आप दीजिएगा, है ना। और उसके बाद आप देखिएगा कि लोड जो है, असेसमेंट करेंगे हम देखेंगे कि वहां का लोड जो है, जो लोड वर्कर को उठाना है, तो वर्कर का कैपेसिटी क्या है और वो कितना लोड उठा रहा है। तो पहले वर्कर का मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्कर है जिसको शुरू में गठिया की प्रॉब्लम रही हो, है ना, या कोई ऐसा वर्कर है जो काफी वीक है, ऐसा कोई वर्कर है जिसको मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ता है, एपिलेप्सी के राउंड्स पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे वर्कर से आप मैनुअल हैंडलिंग कराइएगा, फर्दर आप उसको क्या कर रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं। तो पहले चेक करेंगे वर्कर की क्या मेडिकल फिटनेस को, पूछ सकते हैं आप उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं मांगेंगे उससे, आप जाहिर सी बात है कितने लोगों से मांग के करिएगा, ऐसे जनरली पूछ सकते हैं भाई किसी को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है ना, है ना। ट्रेनिंग देते वक्त आप इस बात का ख्याल रखते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। लोड अगर ज्यादा भारी है तो मल्टीपल लोगों को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर कोई 50 केजी का लोड है और 50 केजी को लोड को उठाने में 2 लोगों को आप एंगेज कर रहे हैं, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अकेला बंदा उसको उठाएगा तो उसको अकेले 50 केजी का लोड क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तब उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद वर्कर्स को मैनुअल हैंडलिंग करने के लिए परमिशन देते हैं। इसके अलावा देखिएगा मैनुअल हैंडलिंग में एक चीज पढ़ाई जाती है अलग से, मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, एक बार देख लीजिएगा उसको, है ना। उसमें एक तरीका आता है जिसको कहते हैं आपको, विच इज नोन एज टास्क लोड, हाँ, एक मेथड आता है जिसको टाइल कहते हैं, TILE, टाइल मेथड। टाइम मतलब हो गया टास्क। पहले तो आप देखेंगे काम क्या है आपका, मैनुअल हैंडलिंग जो वर्कर कर रहा है उसमें क्या काम करने वाला है। रिपीटेटिव मूवमेंट है, कभी कभी क्या है मूवमेंट रिपीटेटिव होता है, जैसे यहां से सामान उठाया और उठा के फिर यहां पे रखा, कंटिन्यू उसका रीढ़ का हड्डी ट्विस्ट कर रहा है। तो टास्क को पहले असेस करेंगे कि टास्क की वजह से आपको हैजर्ड तो क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल, चेक करेंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, वर्कर जो है वो मैनुअल हैंडलिंग के लिए फिट है या नहीं है, मैनुअल हैंडलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके बाद चेक करेंगे लोड का, मतलब वजन कितना ज्यादा है। इसमें 2-3 फैक्टर देखते हैं। पहला वजन कितना ज्यादा है, उसके बाद एक वर्ड आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको COG कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो देखिएगा। अक्सर जो लोड आता है उसमें हैंडल लगा होता है, आप हैंडल पकड़ के उसको लिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका चेयर है और आपको हमने कहा कोई सामान है जो 4 फीट लंबा है, 4 फीट लंबा है, और हमने आपको कहा कि आपको सामान को सेंटर से पकड़ के नहीं उठाना है, एक कोने से पकड़ के उठाना है। 4 फीट लंबा सामान है, एक कोने से उठा पाइएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से आप उठाइएगा तो लोड बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस। जैसे आप इस मार्बल के एग्जांपल ले लीजिए, है ना, यहां से पकड़ के उठाएंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पकड़ थोड़ा मसला होगा, लेकिन अगर हम सेंटर से पकड़ के उठाते हैं तो दिक्कत होगी ना। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे ये बैलेंस हो जाता है, दिक्कत होगा बैलेंस करने में, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो चीज चेक करते हैं, वर्कर को उसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोड अनबैलेंस नहीं होने पाए, है ना। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, मतलब क्या वो लोड लेकर स्लिपरी सरफेस पे ट्रैवल तो नहीं करने वाले हैं ना। मान लिया वर्कर ने भारी लोड उठाया है और जिस फर्श पे वो चलने वाला वो स्लिपरी है, फिसलन वाला फर्श है, वो गिर जाएगा लेके,
हाथ पैर टूट जाएगा, लोड उसके ऊपर आ जाएगा। इस फैक्टर को भी कंसिडर करना होता है। ये सब करने के बाद लास्ट में बोलते हैं भाई अब आप हैंड ग्लव्स भी पहन लो। ठीक, सेफ्टी शूज आपके होने चाहिए जिसमें स्टील टो कैप लगा होना चाहिए, ताकि सामान गिरे अगर पैर पे तो उसका हड्डी नहीं टूटे, पैर कटे नहीं। उसको स्ट्रॉन्ग हैंड ग्लव्स दिया जाता है ताकि अब्रेशन के चांसेस नहीं हो। तो इस तरह से करके, ये बुक में इतना सारा डिस्कस नहीं किया, ओनली मैनुअल हैंडलिंग लिखा है, राइट, कि मैनुअल हैंडलिंग से हैजर्ड्स होते हैं। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको नॉलेज हो कि अगर आप साइट पे जाते हैं तो मैनुअल हैंडलिंग कैसे कराइएगा वर्कर्स के साथ में। नेक्स्ट है इंट्रैपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। आपके बॉडी का पार्ट फंस सकता है, लाइक मशीन का मूवमेंट हो रहा है, मशीन के पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं, उसमें आपका कोई ढीला ढाला कपड़ा आ गया, बॉडी का कोई पार्ट आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाता है, सामान ऊपर से गिर गया, आप फंस गए उसके अंदर, दब गए आकर। इंट्रैपमेंट, दैट्स इंट्रैपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। उसके लिए क्या करते हैं आप, उसके लिए जो भी मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, ऑल द रोटेटिंग पार्ट्स हैव टू बी इनकेस्ड, उनकी केसिंग करनी होती है। अदर वर्ड्स में गार्ड लगाना होता है। मशीन में आप गार्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट है दैट्स अ हैजर्ड, वो हैजर्ड है। आपका हाथ जो उसमें जाएगा, आपका बॉडी पार्ट जाएगा, वो हैजर्डस इवेंट है, अनसेफ एक्टिविटी है, वो अनसेफ एक्ट है। इस दोनों के कांटेक्ट को क्या कहते हैं, ब्रेक कर देते हैं आप। आपने हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम हैजर्ड और हैजर्डस इवेंट दोनों के कांटेक्ट को क्या करें, हम ब्रेक कर दें। ऑटोमेटिकली हैजर्ड आपका क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, है ना। ये हैजर्ड आपका होता है। शॉक्स एंड बर्न्स, दो चीज दिया गया। शॉक मतलब हो गया इलेक्ट्रिक शॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक। ये भी एक कॉमन हैजर्ड होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट में पाया जाता है। तो बिजली का झटका लग सकता है, बिकॉज जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज में इलेक्ट्रिक पावर टूल्स का यूज किया जाता है। तो अगर आपका पावर टूल डैमेज है, इंसुलेशन केबल का डैमेज है ना, वर्कर्स जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप नहीं किया गया है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे से बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए कि आरसीडीज लगाइए, रेसिडुअल करंट डिवाइसेस, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह का यूज वहां पर कीजिए। आप जो केबल यूज कर रहे हैं, डबल इंसुलेशन होना चाहिए केबल का, है ना। आपका जो पावर टूल है वो फिजिकली क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसको प्रॉपरली क्या करना है, आपको इंस्पेक्शन करना है। अब अगर इंस्पेक्शन की भी बात हम करें तो इंस्पेक्शन 3-4 तरह का इंस्पेक्शन होता है, क्लासिफाई हम करेंगे तो। एक हो गया रूटीन इंस्पेक्शन, जो आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट की है कि भाई हमको इस पावर टूल का इतने इतने दिनों पर इंस्पेक्शन करना है, 1 month, 2 month, 3 month, 4 times a month, वो आप डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना। दूसरा होता है क्या, आपका कंडीशन बेस्ड इंस्पेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि कोई मशीन में फॉल्ट आ रहा है, नॉइज जनरेट हो रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्शन करते हैं। तीसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन। इसकी ट्रेनिंग आप वर्कर्स को देते हैं। वर्कर्स मतलब जो यूजर है उसको आप बताएंगे कि हर दिन काम शुरू करने से पहले जब वो स्टोर से मशीन को इशू करा के लेके आएगा, तो शुरू करने से पहले क्या क्या चीज चेक करेगा। लाइक केबल तो चेक कर सकता है, वो सॉकेट चेक कर सकता है, स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक कर सकता है, गार्ड जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, हिल तो नहीं रहा है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो चेक कर सकता है। तो ये अगर आप कंट्रोल मेजर को फॉलो कर रहे हैं, इससे आप किससे बच सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। अब बर्न्स जलते हैं, जो 3 तरह से बर्न्स होते हैं। जो वर्कर्स जलते हैं साइट पर, हम लोग जो जलने के खतरा होता है, देयर आर 3 kinds ऑफ बर्न। हम 3 तरह का से क्लासिफाई। एक हो गया केमिकल बर्न, जो केमिकल की वजह से आपका स्किन का लेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है ना, जिसको। अब बर्न की भी 3 कैटेगरी है, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न। आगे की क्लास में हम लोग कवर करेंगे उसको। तो एक केमिकल बर्न हो गया। एक बर्न होता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। आपने देखा होगा हाई वोल्टेज पावर लाइन के कॉन्टैक्ट में कोई आता है ना, तो पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इतना भयानक इलेक्ट्रिक शॉक था कि 70% बर्न इंजुरीज हुई, 85% बर्न इंजुरीज हुई, है ना। तो इलेक्ट्रिक, चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होकर ट्रैवल करता है तो आसपास हीट जनरेट करता है, तो आपका बॉडी कंडक्टर का काम करता है, और जब उससे ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे बॉडी को क्या करेगा, वो हीट करेगा। उससे जो बर्न होता है उसको इलेक्ट्रिक बर्न हम लोग कहते हैं, है ना। और तीसरा जो हमारा है, इन्वर्टर ऑन कर दीजिए, वहां पे इन्वर्टर का स्विच जो है ऑन कर दीजिए। और तीसरा जो हमारा है, द थर्ड, दैट इज फायर बर्न। जाहिर सी बात है, अगर आग लगती है तो आप क्या होइएगा, जलिएगा, दैट इज नोन एज फायर बर्न। ये 3 तरह के बर्न है जो साइड पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और बर्न का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब बर्न कितना गहरा होगा, उस डिग्री को नापते हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बर्न। दैट इज नोन एज 1st, 2nd एंड 3rd डिग्री बर्न। क्या उसको इन्वर्टर का स्विच नहीं मिल रहा है क्या? एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज कोलैप्स ऑफ क्रेन्स।
क्रेन क्या हो सकता है? देखिए क्रेन में क्या है ना, 3 तरह के फेलियर्स मोस्टली होते हैं। एक तो क्रेन पलट जाता है, इसको ओवरटर्निंग ऑफ क्रेन कहते हैं। क्रेन पलटता क्यों है? अगर आउटरिगर्स जो क्रेन का है आपने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है। आउटरिगर को सेट करने से पहले इस बात का ख्याल रखना होता है कि आउटरिगर एक्सकावेशन या गड्ढा के किनारे पे आपको सेट नहीं करना है। जिस जमीन पे आप आउटरिगर को सेट कर रहे हैं वो जमीन सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट है तो आप मेटल प्लेट का यूज करते हैं, है ना, आउटरिगर के नीचे, ताकि वो लोड को इवनली क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मोस्टली इसकी वजह से क्रेन क्या होता है, पलटी मार देता है। उसके अलावा मैकेनिकल फेलियर, क्रेन का बूम वगैरह टूट सकता है, क्रेन कोलैप्स हो सकता है ना, या लोड वगैरह ऊपर से गिर सकता है मैकेनिकल फेलियर की वजह से। ये सारे आपको एक्सीडेंट्स होते हैं जो क्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना के डाला है मोबाइल क्रेन के बारे में, काफी डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि अगर इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे तो बाकी के पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे, तो वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना, उससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, लाइक जो आप चेन स्लिंग का यूज करते हैं, वेब स्लिंग का यूज करते हैं, है ना, तो ये सारी जो डिवाइसेस यूज करते हैं सामान को लिफ्ट करने के लिए, मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, वो फेल हो सकता है, जिसकी वजह से लोड आपका क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, है ना। फेल कब होता है? 2 ही चीज है, या तो उसका कंडीशन डिटोरिएट हो चुका है, खराब हो चुका है कंडीशन, उसका डैमेज हो चुका है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, या फिर आप जो सेफ वर्किंग लोड है, जैसे मान लीजिए आप चेन स्लिंग का यूज कर रहे हैं जिसका कैपेसिटी 55 टन का है, 55 टन, और आप इसे 60 टन या 65 टन 65 टन लोड लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर फेलियर होगा और आपका लोड क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड लोड नीचे गिर जाएगा। तो यहां पे क्या कंट्रोल मेजर दे सकते हैं? कंट्रोल मेजर ये देना होता है हमको हमेशा कि आपका जो सेफ वर्किंग लोड है उससे बियॉन्ड आपको लोड लिफ्टिंग का काम नहीं करना है। लिफ्टिंग का जो भी काम होगा वो ट्रेंड क्रू करेगा, मतलब लिफ्टिंग सुपरवाइजर ट्रेंड होना चाहिए, आपके रिगर्स क्या होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। क्रेन जो आप यूज कर रहे हैं उसके पास वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्रेन का इंश्योरेंस होना चाहिए, आरसी होना चाहिए, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। जो ऑपरेटर क्रेन को चला रहा है वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर मोबाइल क्रेन है तो टावर क्रेन में ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। आपके जो रिगर्स हैं सबके पास रिगिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जहां पे आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं वो एरिया आपको क्या करना है, बैरिकेड करना है। क्रेन के आउट रिगर्स को इंस्टॉल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आउट रिगर्स जो है वो गड्ढे के किनारे नहीं हो, सॉफ्ट ग्राउंड पे नहीं हो। और सेफ वर्किंग लोड, जो आपका सेफ वर्किंग लोड है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का, और जो क्रेन का सेफ वर्किंग लोड है, उससे बियॉन्ड कभी भी आपको लिफ्टिंग का काम नहीं करना है। ओवरहेड पावर लाइन्स अगर है तो ओवरहेड पावर लाइन्स के आसपास क्रेन का यूज आपको नहीं करना है। और अगर एडवर्स वेदर कंडीशन है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, यार मौसम बहुत ज्यादा खराब है ना, लाइक अगर बारिश हो रही है या फिर तेज हवा चल रही है, तूफानी टाइप का मौसम है, तो ऐसे कंडीशन में वर्क एट हाइट एंड लिफ्टिंग एक्टिविटी दोनों काम आपका नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हैजर्ड होता है वो होता है आई इंजुरीज, फ्लाइंग पार्टिकल्स। लाइक फ्लाइंग पार्टिकल्स में डस्ट है आपका, या कटिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, चिपिंग का काम कर रहे हैं, कंक्रीट ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं, शटरिंग का काम कर रहे हैं, डी शटरिंग का काम कर रहे हैं, कास्टिंग का काम कर रहे हैं, है ना। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है इसमें आपको जो पार्टिकल्स होते हैं, फ्लाइंग पार्टिकल्स, लाइक होता है ना कण वगैरह उड़ रहा है, आप कुछ काट रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, तो उसके आंख में आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आपका वही पीपीई। कहीं कहीं पर पीपीई आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आप सेफ्टी गॉगल्स का वहां पर यूज करेंगे, फेस शील्ड का यूज वहां पर कर सकते हैं आप, है ना, आई इंजुरी से बचने के लिए। इसके बाद है सफोकेशन, दम घुटना। ये किस वजह से होता है? फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। या तो एयर का सर्कुलेशन सही नहीं है या फिर ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी। ये कहां कहां पर हो सकता है? एक तो कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में ये तो खतरा है ही, जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा बेसमेंट एरिया, बेसमेंट वगैरह एरिया जो होता है, लिफ्ट शाफ्ट जो होता है, जहां पे जो एरिया है थोड़ा सा लिमिटेड होता है, एक्सिस एग्रेस बहुत ज्यादा नहीं होता है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, वहां पे सफोकेशन का चांसेस होता है। तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप? यू कैन प्रोवाइड मैकेनिकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। डिस्कस हम लोगों ने किया था एमईवी, मैकेनिकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, जिसको एलईवी, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन भी कहा जाता है। आप वहां पे उसका यूज कर सकते हैं सफोकेशन के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्विंगिंग ऑफ लोड एंड स्ट्राइकिंग, जैसे कि क्रेन से आपने कोई लोड लिफ्ट किया, है ना, और लोड को क्या किया, लिफ्ट करके आप लेके चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं, अभी हम प्रोजेक्टर नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे, याद दिलाइएगा, आपको एक वीडियो दिखाएंगे, मेरे प्रोजेक्ट का वीडियो है वो, है ना। वहां पे क्या हुआ, शटर होता है, लाइक जब कॉलम की कास्टिंग की जाती है, कॉलम को ढाला जाता है, तो पहले कॉलम का रीइंफोर्समेंट, सरिया बांधा जाता है, रीइंफोर्समेंट करने के बाद शटर्स आते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट कतर में था, कतर में पेरी एक कंपनी है, पेरी शटर बनाती है, एल शेप शटर होता है। एक शटर इधर से आके लगेगा एल शेप में, ऐसे आके लगेगा, और एक शटर आपका ऐसे आके लगेगा एल शेप में। ये कॉलम को क्या करेगा, पैक कर देगा। जैक्स लगाते हैं, जैक को टाइट करते हैं, ऊपर से कंक्रीट डालते हैं,
आपका काम हो गया, कास्टिंग का काम हो गया, ठीक है। और भी टेक्निकल चीजें होती है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब क्रेन से उसको उठाया जाता है, शटर को लिफ्ट किया जाता है, और जब हवा होती है ना तो शटर की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है, तो हवा को वो रेजिस्ट करता है। इससे क्या करता है, वो स्विंग कर जाता है, मतलब झूल जाता है वो शटर। और जब झूलेगा आसपास के स्ट्रक्चर से जाके क्या कर सकता है, वो टकरा सकता है। अगर स्कैफोल्ड है उससे टकरा जाएगा, एडजेसेंट स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का उसमें जाकर टकरा जाएगा, तो ये खतरा भी वहां पर होता है। अब देखिए, चूंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पैरामीटर होता है। हमारे यहाँ जो कतर में मेरा प्रोजेक्ट था, वहां पे जो लिमिट था हम लोगों का, वो था 25 नॉट्स। हवा को माइल्स पर आवर में भी हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन नॉट्स में भी मेजर किया जाता है। तो अगर हवा की स्पीड 25 नॉट तक होती थी तो वो परमिसिबल था एज पर कतर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड। उस टाइम चूंकि कतर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड भी चेंज होते रहता है, तो एज पर कतर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए थी हवा की, वो 25 नॉट्स तक लिफ्टिंग एक्टिविटी परमिसिबल था। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है लिफ्टिंग एक्टिविटी तो वो परमिसिबल नहीं होता है। तो आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहां का गाइडलाइन देखिएगा कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है और स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको भी अपना थोड़ा दिमाग यूज करना होता है। लाइक 25 नॉट, तो हम लोगों ने वहां नोटिस किया था कि वहां पे कंक्रीट ब्लॉक को लिफ्ट करना होता था। कंक्रीट ब्लॉक, एक एक कंक्रीट ब्लॉक का जो वेट होता है वो 8 टन 10 टन हुआ करता था, 5-5 टन कंक्रीट ब्लॉक का वेट। तो कंक्रीट ब्लॉक का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कंक्रीट ब्लॉक का साइज, और वेट ज्यादा होता है। तो चूंकि साइज छोटा है तो हवा का उतना रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आप बाइक पर बैठिए, बाइक पे फिर 10 किलो का 10 केजी का एक प्लाईबोर्ड ले लीजिए आप, लेकिन लंबा चौड़ा प्लाईबोर्ड लीजिए आप। अब देखिए बाइक चलाने में कितना दिक्कत होगा ना दिक्कत। वजन तो कम है लेकिन उसका शेप जो है ना और साइज, वो हवा को बहुत रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन 50 किलो का बोरी लेके बीच में मतलब जान में दबा के बैठ जाइए, कोई रेजिस्टेंस आपको हवा का नहीं मिलेगा। तो कभी कभी आपको शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखना होता है जो आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। खाली इस पे रहिएगा, 25 नॉट पे शटर उठाइएगा ना, पूरा शटर लट्टू की तरह नाचना शुरू हो जाएगा आपका। लंबा चौड़ा शटर अगर है पूरा स्विंग करना शुरू करेगा। तो इसको एकदम आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, अपना भी कॉमन सेंस वहां पर यूज करना है कि हम किस तरह का लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होता है, ठीक है। तो ये स्विंगिंग ऑफ लोड से बचने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप वही चीजें जो हमने यहां पर बात किया था, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स और क्रेन्स में, वो सारे कंट्रोल मेजर आपके आएंगे। इसके अलावा हैवी विंड में आपको लिफ्टिंग का काम नहीं करना है। जो भी लोड लिफ्ट कर रहे हैं उसमें टैगलाइन लगा होना चाहिए। टैगलाइन, नीचे जो रस्सी बांधते हैं लोड को कंट्रोल करने के लिए, टैगलाइन लगा होना चाहिए। आपका लिफ्टिंग क्रू जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और कोशिश करनी होनी चाहिए कि जहां तक पॉसिबल हो हम एरिया को बैरिकेड करें। क्योंकि आदमी नहीं रहेगा तो अगर स्विंग भी करता है लोड तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारा है फायर एंड एक्सप्लोजन। जाहिर सी बात है, अगर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो अभी तो आप लोग आगे की जो बुक पढ़िएगा, अभी तो आप लोग का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चल रहा है ना, आगे जब आपको फायर इंजीनियरिंग एंड फायर प्रिवेंशन पढ़ाया जाएगा तब वहां पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा क्या क्या हॉट वर्क एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर हमको लेने होते हैं। बस इतना ख्याल रखना होता है कि आप जो भी हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं 4-5 बात का ख्याल रखिएगा। पहली चीज, हॉट वर्क एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, एरिया वहां पे फ्री फ्रॉम कंबस्टिबल मटेरियल। आपका एरिया क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल मटेरियल से फ्री होना चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वहां पर रेडी होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। आपको क्या करना है, हॉट वर्क परमिट का यूज करना है। बिना हॉट वर्क परमिट के आप हॉट वर्क का काम नहीं करेंगे। जो बंदा हॉट वर्क कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और वहां पर एक फायर वॉच होना चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट में है। इसके अलावा आप डिपेंड करता है आप क्या हॉट वर्क कर रहे हैं। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट कंट्रोल मेजर आएंगे। आप अगर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, अलग तरह के कंट्रोल मेजर आएंगे। जो हम लोग कहां पढ़ेंगे, वर्क एक्टिविटीज बेस्ड हैजर्ड्स जो होते हैं वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस किस एक्टिविटीज में क्या कंट्रोल मेजर हमको लेना होता है। इसके बाद है फॉल फ्रॉम हाइट। बोलिए। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि क्लास ही है ये, है ना, दिस इज क्लासरूम, है ना। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्लियर योर डाउट्स। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो हम तो आपको बीच में कुछ नहीं बोलना है, क्लास सेशन ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। एनीवेज, फॉल फ्रॉम हाइट, ये हम लोग आपने पढ़ा है, अभी तो रिसेंट आपका चैप्टर क्लियर हुआ है। व्हाट वाज दैट, वर्क एट हाइट स्कैफोल्ड्स, वहां पे डिस्कस किया गया होगा फॉल फ्रॉम हाइट कहां से होता है। देखिए, फॉल फ्रॉम हाइट का खतरा कहां होता है, अनप्रोटेक्टेड अनगार्डेड एजेस। आप किसी ऐसे एज पे काम कर रहे हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, मतलब गार्डिंग वहां पर नहीं है, एज प्रोटेक्शन नहीं है, वहां पर फॉल फ्रॉम हाइट का खतरा होता है। वहां पर आप क्या करते हैं, दो चीज, एक होता है फॉल प्रिवेंशन सिस्टम, फॉल प्रिवेंशन सिस्टम जिसमें गार्डरेल्स आते हैं, जिसको एफपीएस कहते हैं, फॉल प्रिवेंशन सिस्टम, और दूसरा होता है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम।
इसको PFAS कहते हैं, पर्सनल फॉल असिस्टेंट, जिसमें लाइफलाइन आ जाएगा, फुल बॉडी हार्नेस आ जाएगा, रिट्रैक्टेबल फुल बॉडी हार्नेस आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आप, सेफ्टी नेट्स आपके आ जाते हैं उसमें। तो अगर आप वॉक एट हाइट चल रहा है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होता है, और वहां पर इस बात का और ख्याल रखना होता है कि आपके वर्कर्स कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जैसे आप एक एग्जाम्पल, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से मिले नहीं होते हैं। दुनिया में तरह तरह के फोबियाज होते हैं। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, मतलब वो डर नहीं कि देखे तो भाग गए, मतलब वो कि एक चक्कर आने लगेगा, मतलब सांप देखेगा ना चक्कर आने लगेगा, बिल्कुल, है ना। कुछ लोगों को मकड़ी से डर लगता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं। उसी तरह एक हाइट का भी फोबिया होता है। नाम क्या है मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन एक फोबिया होता है। वो आदमी अगर हाइट पे जाएगा ना और नीचे देख लेगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, गिर जाएगा ऊपर से। हम आप जाएंगे तो डर लगेगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको तो मेक श्योर कीजिए आप जिस वर्कर को भेज रहे हैं वॉक एट हाइट के लिए, या जो वर्कर्स वॉक एट हाइट कर रहे हैं, उनसे एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए, भाई ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना, नहीं तो पता चला गया जाके लटक गया। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले बैच में हमने पढ़ाया था, आपके बैच में भी पढ़ाएंगे जब आपका चैप्टर लेंगे हम तो एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। दिस इज अ वर्ड नोन एज सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन ट्रॉमा क्या होता है? जब आप लटक जाते हैं, लाइक फुल बॉडी हार्नेस पहना है आपने, आप काम कर रहे हैं, आप गिर गए और आप लटके हुए हैं, आप सस्पेंडेड हैं, वहां पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्राउंड लेवल से। आपने फिल्में देखी होगी, मूवी वगैरह, उसमें देखते हैं हीरो को ले आके लॉकअप में लटका देता है सब, हाथ वाथ बांध के लटका देता है सब, देखिए पूरा मुंह लाल हुआ रहता है, क्योंकि ब्लड जो है ना, ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है जगह जगह बॉडी के पार्ट्स में। इसकी वजह से मेजर ऑर्गन फेलियर हो सकता है, डेथ में रिजल्ट करता है। तो आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि सस्पेंशन ट्रॉमा का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 15 से 20 मिनट होता है। अगर कोई वर्कर लटका है और आपने 20 मिनट में उसको रेस्क्यू नहीं किया तो वैसे भी मर जाएगा सस्पेंशन ट्रॉमा की वजह से वो। तो अगर आप वर्कर्स को फुल बॉडी हार्नेस दे रहे हैं, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दे रहे हैं आप, तो एक इमरजेंसी प्लान भी रेडी रखना होता है रेस्क्यू करने के लिए। अगर आपका वर्कर लटक गया तो रेस्क्यू कैसे कीजिएगा? रेस्क्यू भी तो करना है ना, छोड़ देंगे ठीक है आराम से लटके रहो, कल देखा जाएगा क्या करना है, राइट? तो आप यू हैव टू डेवलप एन इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। इसके बाद तो पता है स्लिप्स एंड ट्रिक्स, स्लिप करके गिर जाना, ठोकर, तो आप साइड पे जाइएगा ना पता चलेगा ये एकदम ये एवर लास्टिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होता है। काम है, जाहिर सी बात है। आप देखिए, आप पूरे घर की सफाई कीजिएगा। दिवाली आती है तो लोग पूरे घर की सफाई करते हैं, ईद आती है पूरे घर की सफाई करते हैं ना, कितना दिक्कत होता है उसमें, पूरा घर मतलब अफरा तफरी हुआ रहता है, काम भी उसमें चल रहा होता है। ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी, हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन में दिखेगी। लेकिन हाँ, कोशिश करनी होती है कि हाउसकीपिंग को एटलीस्ट आपको इतनी कोशिश करनी होती है कि आपका जो एक्सेस रूट है, चलने फिरने का रास्ता है, वो कम से कम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होंगे। तो ये हाउसकीपिंग आपको क्या करना है, देखिए अगर हाउसकीपिंग करेंगे ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। हाउसकीपिंग करेंगे, स्लीप एंड ट्रिप का मसला आपका खत्म हो जाएगा। हाउसकीपिंग अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका इसका भी खतरा खत्म हो जाए। कहां गया फायर, हाँ फायर कहां गया, फायर एक्सप्लोजन। चूंकि आप हाउसकीपिंग के एरिया क्लियर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लेमेबल मटीरियल है, कंबस्टिबल मटीरियल है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाँ उससे वो भी कम हो सकता है। और इस बात को एस्टिमेट किया गया, इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया सर्वे के अकॉर्डिंगली कि हाउसकीपिंग अच्छा रहने से वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। जैसे आप इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं और आप जा रहे हैं ना तो एकदम अच्छा फील कर रहे हैं आप, मतलब साफ सुथरा ऑफिस बिल्कुल है, सब कुछ डिसेंट है, एवरीथिंग है ना। तो आप वहां जाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, यू विल फील गुड, काम में मन लगेगा, एंड दैट विल इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। लेकिन किसी ऐसी जगह पे जाइए, गंदा चेयर है, टेबल गंदा है, टेबल पे कोई कपड़ा तक नहीं मारा हुआ है, चाय का दाग पड़ा है टेबल पे, कचरा उधर कोने में पड़ा है डस्टबिन में, किसी ने उसको साफ नहीं किया है, वहां पे काम करने में कैसा लगेगा? वर्क प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। हाउसकीपिंग मेंशन कर, ये आपका क्लियर हो गया। पेज नंबर 5-6 में यही सारी चीजें थी, कंट्रोल मेजर एंड हैजर्ड्स। अब आगे देखिएगा, पेज नंबर 8 में आपको ये दिया हुआ है कौन कौन से पार्टीज होती है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे पाई जाती है। कंस्ट्रक्शन के लगभग सारे साइट पे पाए जाते हैं। एक बार हमने क्लास में इसको पहले भी डिस्कस किया था, दिया है ना, क्लाइंट, कंसल्टेंट। बुक में आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर दिया होगा, बात चीज सेम होती है। और उसके बाद क्या है, हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखिएगा जो लोग साइट पे जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मतलब वो ये बोलेंगे ना, इसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाली कौन सी चीज इसमें है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, उसको पढ़ाना शुरू कीजिए, है ना, कि सर ये इंजेक्शन है, इसमें इस वाले पार्ट को नीडल कहते हैं, इस वाले पार्ट को प्लंजर कहते हैं। तो बोलेगा पागल हो क्या तुम, रोज का मेरा यही काम है, हमको आके सिखा रहे हो। लेकिन जो नया स्टूडेंट है
जो लोग अभी सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, कभी साइट पर नहीं गए, उनके लिए बिल्कुल ये कुछ नहीं पता है उनको कि होता क्या है। एक बार हमने क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। चलिए समझते हैं क्लाइंट कौन होता है, कंसल्टेंट। हमारे यहाँ क्या, हमको लगता है कि स्टूडेंट लोगों से बातचीत करते हैं हम, तो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि सबको क्लाइंट ही बोलते हैं, वो मेन कंट्रैक्टर भी क्लाइंट ही बोले, है ना। मतलब जो भी आदमी रोज दबदबा में साइट पे दिखेगा ना, क्लाइंट का सेफ्टी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लाइंट कौन होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए क्लाइंट कौन है। ये कंसल्टेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा इंडिया में कम पाया जाता है, गल्फ में इसका सिस्टम बहुत ज्यादा है, फॉरेन में। क्लाइंट कौन होता है? जिस बंदे का प्रोजेक्ट है, जो पैसा लगा रहा है। अब आप ऐसे समझिए, एक बार हमने एग्जांपल दिया था, लॉटरी वॉटरी एग्जांपल आप लोगों को दिया था, याद है? मान लीजिए एक बंदा है, उसका नाम अमन है। चलो तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अमन, एक बंदा है अमन। अमन को 500 करोड़ की लॉटरी लग गई, 500 करोड़ की लॉटरी लग गई। कोई बड़ा वाला केबीसी खेला जाके 500,000 करोड़ की इसकी लॉटरी लग गई। तो अमन सोचा कि 1000 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब हम खोलेंगे होटल, है ना। होटल एक खोलने जा रहे हैं होटल, हम बिहार में डालेंगे, एक डाल रहे हैं मुंबई में हम, और एक डाल रहे हैं आपका कहां पर, दिल्ली में। 3 जगह होटल खोलेंगे, है ना। तो पैसा किसका? अमन का। होटल किसका होगा? अमन का। अमन यहां पे होगा क्लाइंट, अमन क्लाइंट होगा, ठीक है। अब अमन से अकेले तो बिल्डिंग बनने वाली है नहीं, अकेले क्या क्या करेगा वो, राइट। पैसा उसका है, बनाएगा वो नहीं। वो पकड़ेगा इंडिया में कौन सी टॉप की कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन काम करती है, मतलब जो बेहतरीन काम करती है ना। ऐसी कंपनी नहीं जो आज प्रोजेक्ट बनाए 3 साल बाद प्रोजेक्ट का कहानी खत्म हो जाए, है ना। अच्छी कंपनी, तो अमन पकड़ेगा अच्छी कंपनी को। भाई कौन है? मान लिया अमन ने कोई भी एक XYZ कंपनी पकड़ लिया। अमन ने कहा कि भाई XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप मेरा प्रोजेक्ट बना के दो। तो ये जो XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लीजिए कि ये जो XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी यहां पर मेन कंट्रैक्टर में आ गई है, मेन प्रोजेक्ट अमन ने इसको हैंड ओवर कर दिया। अमन हो गया क्या? क्लाइंट। क्लाइंट कभी कभी बॉडी भी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट क्लाइंट हो सकता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो आपका क्लाइंट हो सकता है क्योंकि उसी का हाईवे बन रहा है ना। मान लिया स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा यूनिवर्सिटी डालना चाह रहा है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा यूनिवर्सिटी डालना चाह रहा है, तो पैसा तो सारा बिहार गवर्नमेंट फंड कर रहा है, तो क्लाइंट क्या हो जाएगा वहां पर? बिहार गवर्नमेंट हो जाएगा। जो कंपनी वहां पे काम करेगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर या मेन कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। अमन ने क्या कहा? अमन ने कहा XYZ कंपनी को कि भाई हमको होटल खोलना है, और खाली स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमको रेडी कंडीशन में चाहिए, मतलब पूरा पानी वानी, गीजर, AC वेसी, फूल बाग पत्ती सब लगा के फाइनल हमको होटल हैंड ओवर करो। और XYZ वो काम करता है, इसका स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। XYZ सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो अब क्या है, इसके लिए नीचे बहुत सारे काम आएंगे, जैसे प्लम्बिंग का काम कराना होगा, इलेक्ट्रिकल का काम कराना होगा। हो सकता है इसलिए अमन ने ये भी कहा कि भाई हमको पार्क वगैरह भी बना के दो होटल के सामने, तो पार्क में प्लांटेशन भी करना होगा। ये जो स्कोप ऑफ वर्क है वो XYZ का नहीं है। XYZ क्या करेगा? छोटी छोटी 3-4 कंपनी हायर कर लेगा। अमन को उससे मतलब नहीं है, खाली उसका डेटा अमन को जाएगा, भाई ये कंपनीज हम हायर कर रहे हैं इन काम के लिए। तो ये जो मेन कंट्रैक्टर के अंडर में जो कंपनीज काम करती हैं, दे आर नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। उनको सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कहीं कहीं पर लोगों को हमने पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हुए सुना है ना, लेकिन जो मेजर टर्म इसका यूज किया था दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ये क्या हो जाते हैं? आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाते हैं। अब देखिए, अब मेन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। अमन अकेले किसका काम मॉनिटर करेगा? सिविल का भी काम चल रहा है, मैकेनिकल का भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी काम चल रहा है। उसमें डिपार्टमेंट बटे हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग है, QA/QC डिपार्टमेंट अलग है, स्टोर का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, एग्जीक्यूशन टीम का डिपार्टमेंट अलग है। अकेला सुपरमैन तो नहीं है ना, सबको मॉनिटर कर लेगा वो, जाहिर सी बात है। तो अमन अपने अंदर में एक टीम रख लेगा, उनका काम क्या होगा? मॉनिटर करना कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही पूरी टीम जो होती है ना, उसमें क्लाइंट का सेफ्टी आया है। आप MD मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ वो मालिक होता है ना, क्लाइंट का ही बंदा वो होगा। तो जैसे सुनते हैं ना, क्लाइंट का सेफ्टी आया, वो अमन ने सेफ्टी भेजा हुआ अपना कि जाओ देखो ये जो XYZ के सेफ्टी वाले हैं ना, ये ठीक काम साइट पे कर रहे हैं कि नहीं कर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब क्या गल्फ में क्या होता है? गल्फ में होता है कंसल्टेंट कहां आ जाता है। अब जैसा कि बताया हमने, अमन ने 3 जगह प्रोजेक्ट डाला हुआ है, एक तो बिहार में, एक महाराष्ट्र में और एक दिल्ली में। 3 जगह प्रोजेक्ट डाला हुआ है, तीनों जगह काम चल रहा होगा। अकेले 3 जगह अमन कैसे रहेगा? तो तीनों जगह पे एक एक वो कंपनी हायर कर देगा। उस कंपनी का काम जो है वो काम करवाना नहीं होगा, वो कंपनी खाली चेक करेगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो लोग होते हैं कंसल्टेंट। इंडिया में थोड़ा बजट वगैरह कम करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए थोड़ा कंसल्टेंट का सिस्टम कम है, क्लाइंट ही घूमते रहता है चारों तरफ। लेकिन आप गल्फ जाइएगा ना, तो हर प्रोजेक्ट पे आपको एक वहां पर क्या मिलेगा? जो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो ये कंसर्न पार्टीज होती हैं जो आपको कहां पाई जाती हैं? साइट पर पाई जाती है। ये आपको हर जगह मिलेगा, कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी दूसरा इंडस्ट्री, आपको सब जगह ही पाया जाता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट चैप्टर जो समराइज हो गया। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग
अब बुक्स के अकॉर्डिंगली डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे। जापानीज सिस्टम क्या होता है? क्या जापानीज सिस्टम जापानीज सिस्टम?